हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी क्लास 7 का लेसन नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी, जो कि ये सीरीज सीटेट एसएसटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछली वीडियोस में हमने 6 क्लास तक की एनसीईआरटी कंप्लीट की थी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ये तीनों हमने कंप्लीट किए हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। और आप अगर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने जिन भी दोस्त आपके सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन करें उनके साथ साथ ज़रूर शेयर करें। और इन वीडियोस में आपको एनसीईआरटी में दिया गया प्रत्येक पॉइंट आपको मिलेगा, तो आपको इन वीडियोस के अलावा एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इसमें हम सारे पॉइंट्स जितने महत्वपूर्ण हैं जो सीटेट में पूछे जाते हैं सभी हम कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो है हमारी पृथ्वी, हमारी बदलती पृथ्वी। इसके लिए हमने डायग्राम भी रखे हैं, इसमें सभी आपको आसानी से समझ में आए इसलिए। तो इस चैप्टर में हम किन तथ्यों पर बात करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियाँ, कि पृथ्वी की गतियाँ किस प्रकार की होती हैं या पृथ्वी पर हलचल कैसे होती है। और फिर आगे बात करेंगे कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ कैसे बनती हैं, पवन द्वारा, नदियों द्वारा इत्यादि द्वारा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जैसे ही चैप्टर शुरू होता है उसमें दिया गया है स्थल मंडलीय प्लेट। तो जानते हैं क्या होती है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिसे स्थलीय मंडल प्लेट कहते हैं। यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमते रहते हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है वो अनगिनत प्लेटों पर रखी हुई है, तो वो हल्की हल्की घूमती रहती हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर। तो जब वे गतियाँ करती हैं तो हमारी पृथ्वी पर हल्की फुल्की हलचल होती है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थलीय मंडल प्लेट। इनके कारण हमारी पृथ्वी पर गतियाँ होती हैं। आगे देखते हैं। तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो क्यों स्थलमंडलीय प्लेट क्यों अपनी गति करती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के पिघले हुए मैग्मा पर रखी होती हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे दो बल हैं जिनके कारण स्थलमंडलीय प्लेट में गतियाँ होती हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स। पहला अंतःजनित बल, दूसरा बाह्य जनित बल। तो देखते हैं इनके बारे में, एक एक कर कर चर्चा करते हैं। इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी में सभी दिए गए महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी चैप्टर में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि बॉक्स में कर कर दी जाती है वो है, तो हमने वो भी इसमें कवर किए। तो आप निश्चिंत होकर हमारा इस यूट्यूब चैनल से अपनी सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अंतर्जनित बल देखते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। तो कौन से बल, जो कि पृथ्वी के अंदर होते हैं। अंतर्जनित जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। जैसे हम अगर भूकंप का उदाहरण ले लेते हैं तो कभी भूकंप बहुत हल्का आता है कि पता भी नहीं चलता, परंतु कभी कभार भूकंप इतनी तेज आता है कि बिल्डिंग तक गिर जाती हैं। तो अंतर्जनित बल के उदाहरण हैं हमारे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। भूस्खलन मतलब होता है जब पृथ्वी से पहाड़ इत्यादि अपने आप से खिसकने लग जाते हैं। तो ये था हमारा बाह्यजन्य बल, वो सॉरी अंतर्जनित बल। अब है सेकेंड बाह्यजनिक बल। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बाह्यजनिक बल कहते हैं। उदाहरण के लिए नदी, बहता हुआ जल, पवन
और समुद्री तरंग। इसका मतलब है जो बल हमारे पृथ्वी की एक तो होते हैं आंतरिक बल जो कि अंदर अंदर होते हैं, और एक होता है भारजन्य बल जो कि नदियों, पवन या समुद्र द्वारा, जैसे आप मान लीजिए कि बाढ़ आ गई तो वो क्या होता है हमारा भारीजनिक बल, और पवन, आंधी, तूफान इत्यादि। तो हम भूकंप के बारे में जानते हैं। तो इससे सबसे पहले हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं भूकंप के बारे में, देखते हैं। तो यह है हमारा भूकंप का डायग्राम। तो भूकंप कहाँ से चालू होता है? तो ये जो हमारा ये है, जहाँ मैं सर्कल खींच रहा हूँ, उसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। तो देखते हैं उद्गम केंद्र क्या होता है। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। तो उद्गम केंद्र क्या होता है? जो पृथ्वी के नीचे जहाँ से वेव्स निकलनी चालू होती हैं, तो उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। तो फिर ये बाहर की ओर गति करते हुए निकलता है। कहाँ की ओर? बाहर की तरफ करते हुए। अब यह है अधिक केंद्र। कौन सा है? यह है हमारा अधिक केंद्र, ये वाला। उद्गम केंद्र के जस्ट ऊपर, अर्थात जमीन पे। उद्गम केंद्र कहाँ है? हमारा नीचे, और जो कि जमीन से नीचे है। और अधिक केंद्र है बिल्कुल उसके ऊपर, जो कि जहाँ अधिक, उसे अधिक केंद्र कहते हैं, जो कि उद्गम केंद्र के ऊपर होता है। और यहाँ से तरंगे चारों तरफ फैलने लग जाती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि उद्गम केंद्र क्या होता है और अधिक केंद्र क्या होता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब मैंने डायग्राम की हेल्प से समझाया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो समझने में। तो उद्गम केंद्र हमारे पृथ्वी के नीचे होता है और अधिक केंद्र हमारा पृथ्वी के ऊपर होता है। तो चलिए देखते हैं, एक बार इसे और देख लेते हैं। भुज के भूकंप के संकट। तो भुज में भूकंप कब आया? इसकी डेट इम्पोर्टेंट है, 26 जनवरी 2001 को। और कितनी तीव्रता वाला था? 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। तो ये डेट आप याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो भूकंप के बारे में बात चर्चा चल रही थी। तो स्थलमंडल प्लेट की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भूकंप भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। तो मैंने अभी आपको समझाया डायग्राम की हेल्प से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखते हैं अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है, या फिर आपका क्लियर, आपका सीटेट बार बार किसी ना किसी वजह से रुक जाता है पेपर 2, तो आपको बड़ी ध्यान से देखना पड़ेगा। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई सा भी पॉइंट छोड़ के जाओगे तो आपको पेपर में वही दिक्कत कर सकता है। तो आपको ये सब पॉइंट्स अच्छे से देखने, समझने हैं और याद भी रखने हैं, ताकि आप पेपर में राइट क्वेश्चन मार्क करके आओ। क्योंकि पेपर बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसमें 4-5 फैक्ट दे देता है, फिर उसमें से छांटने होते हैं। उसके लिए हमें डिटेल नॉलेज रखनी ज़रूरी है, जो कि आपको इन वीडियो से मिलेगी। और ये पेड कोर्स जैसे ही है, इसके मैं नहीं मानता कि आपको सीटेट के लिए कोई पेड कोर्स खरीदना पड़े, क्योंकि सीटेट से कोई हमें जॉब तो मिल नहीं जाती। ये खाली एक क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है। तो इसके लिए आप अगर अपना पैसा बर्बाद करते हैं, तो मैं नहीं मानता ये इतना ज़रूरी है कि इस पैसा बर्बाद, ये फ्री में भी हो सकता है यूट्यूब की मदद से, जैसे कि हम अपने चैनल पे करा रहे हैं। हम अपने चैनल पे एसएसटी कराते हैं। आप किसी और चैनल पर जाकर अपनी सीडीपी की तैयारी कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशन आप बस प्रीवियस ईयर सॉल्व करके कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो भूकंप लेखी क्या होता है हमारा?
वह जो रिक्टर स्केल होता है उसे भूकंप लेखी कहा जाता है। तो भूकंप का मापन की यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। अब देखते हैं कौन सा कितना खतरनाक होता है। तो अगर भूकंप की तीव्रता 2.0 तो प्रभाव ना के बराबर होता है। अगर 5.0 तक हो तो वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और 6.0 हो तो बहुत शक्तिशाली होता है, और 7.0 हो तो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा कि कौन सा कितना शक्तिशाली होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी मुख्य स्थलाकृति, मतलब जो नदियों पवनों द्वारा बनाई जाती हैं, उन स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं किन कारणों से बनती हैं। पहले अपक्षय एवं अप्रदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। तो कौन कौन से हमारे हैं? अपक्षय और अप्रदन, और इनके बारे में चलिए देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। अपक्षय, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। तो सीटेट में अपक्षय और अप्रदन के बारे में पूछा जाता है। तो अपक्षय क्या होता है? जब पृथ्वी पर शैलों के टूटने की प्रक्रिया से होता है। अब देखते हैं अप्रदन क्या होता है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं ये हिम है। हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अप्रदन कहते हैं। मान लीजिए रेगिस्तान है हमारा, वहाँ पवन आई, पवन वहाँ के रेत को उठाकर ले गई। तो क्या है, उसे जहाँ से रेत को उठा के लेगी वहाँ स्थान नीचे हो गया, तो उसे क्या कहा? अप्रदन। परंतु पवन तो चल रही है, तो पवन जहाँ ले जाके उस रेत को छोड़ेगी वो क्या कहलाएगा? स्थान। वहाँ कहलाएगा कि पवन का निक्षेपण हो चुका है। तो अब ये आगे अगला हमारा वही पॉइंट है, निक्षेपण। वायु, जल आदि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर ये निश्चित नहीं है, आप इसे निक्षेपित कर लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसलिए सॉरी। तो निक्षेपण क्या होता है? मैंने आपको बताया, जैसे अभी कोई कहीं से उठाकर कहीं डाल दिया वायु ने, तो जिस स्थान पर डाल दिया अर्थात वो ऊंचा हो जाता है वहाँ से, तो उसे क्या कहते हैं? कि निक्षेपण हो गया। तो वायु, जल आदि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। पदार्थ जैसे रेत हुआ हमारा, शैल हुआ इत्यादि, तो फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं और एक नए स्थान का निर्माण होता है। तो अप्रदन एवं निक्षेपण के प्रक्रम पृथ्वी पर लगातार विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं नदी के कार्य। नदी के कार्य जानने से पहले डायग्राम से समझते हैं। जलप्रपात तो आपको पता ही क्या होता है। तो हमारी नदी भी विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। तो देखिए ये हमारी नदी है, और इसे, ये जो आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक ब्लैक यहाँ से, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विसर्प। ये जब नदियाँ मोड़दार मार्ग से बहती हैं तो इधर विसर्प का निर्माण करती हैं। परंतु जब विसर्प अधिक लंबे समय तक रहता है तो नदियाँ धीरे धीरे इसे छोड़ देती हैं और एक नई झील का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? चाप झील। इसका निर्माण किससे हुआ है? इस विसर्प से। जब ये विसर्प यहाँ थे, ये अवसाद कहते हैं इसे। मतलब जो भी नदियाँ अपने लाती हैं कूड़ा करकट, तो साइड में जमा होने लग जाता है, और ये जमा होते होते ये नदी से कट जाता है, और इसमें जो पानी था वो अलग रह जाता है, तो उसे क्या कहलाते हैं? चाप झील कहते हैं। फिर नदियाँ, अब देखते हैं तटबंध क्या होता है। जब नदियों में बाढ़ आती है तो अपने स्थान पर साइड साइड में ऊंचा कर देती है, तो इसे क्या कहते हैं? तटबंध।
तो ये हमारे 3 इम्पोर्टेंट थे, विसर्ग, चाप झील और तटबंध। चलिए इनके बारे में समझते हैं एक-एक करके। तो जलप्रपात, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है, तो ये जलप्रपात बनाती है। तो जलप्रपात कब बनाती है? जब ऊंचे स्थान पर, उस स्थान से ऊंचे स्थान पर गिरती है। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। मैंने आपको दिखाया था अभी इमेज में। और चाप झील, विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। अब बात करते हैं वितरका, ये भी नदी का ही है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको वितरका कहा जाता है। मतलब जब नदियाँ समुद्र तक जाती रहती हैं तो उनमें अवसाद बहुत, मतलब अपने मिट्टी, पत्थर इत्यादि की संख्या अत्यधिक हो जाती है, जिनसे उनका बहाव धीरे-धीरे होता है और धीरे-धीरे होने के कारण वो कई धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी जा रही है, पर यहाँ अवसाद इकट्ठा ज़्यादा होता जा रहा है, तो नदियाँ अपना रास्ता अलग-अलग कर लेंगी उसी नदी से, तो इसे क्या कहते हैं? इन सबको क्या कहा जाता है? वितरका। आगे देखते हैं डेल्टा। नदी धीमी होने के कारण अपने साथ लाए मलबे निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहाने के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो वो जो नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती थीं, वो किनारे पे इकट्ठा हो गया और जितनी भी धाराएं बटी, ये सब इन्होंने अपना-अपना अवसाद इकट्ठा करने लग गए और समय के साथ-साथ ये अवसाद डेल्टा का रूप ले लेते हैं। आगे देखते हैं। अब समुद्र तरंग के कार्य देखते हैं। इससे पहले हम इमेज के द्वारा समझते हैं, फिर आते हैं थ्योरी पे। तो ये है हमारी समुद्र तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो स्टार्ट होता है हमारा समुद्री गुफा से। जब तरंगे अर्थात पानी की लहरें एक खड़े शैल पर टकराती हैं, तो उनमें धीरे-धीरे छेद होने लग जाता है जगह-जगह से, तो उसे क्या कहते हैं? समुद्री गुफा। परंतु जब ऊपर से छत बिल्कुल साफ दिखाई देने लग जाती है, बिल्कुल गोलाकार, तो उसे क्या कहते हैं? टट्टे मेहराब। ये समय के साथ साथ होता रहता है, जब लहरें बढ़ती चली जाती हैं। स्टार्ट यहाँ से होता है समुद्री गुफा से, और फिर टट्टे मेहराब, जब वो शैल ज़्यादा ही काट दी जाती हैं लहरों द्वारा, तो टट्टे मेहराब का निर्माण होता है और समय के साथ साथ लहरें इस टट्टे मेहराब को यहाँ से ऊपर तक काट देती हैं, तो हमारा एक अलग आकृति बनती है जिसे कहते हैं स्टेक। ये देख सकते हैं आप, लहरों ने इसे बीच में से काट दिया है, ये जॉइंट था पहले, पर लहरों ने इसे काट दिया तो ये क्या बचा? स्टेक। और एक और वर्ड है हमारा इसमें, समुद्र भृगु। तो जो समुद्र में ये सीधी खड़ी हैं, ये सब, ये शैलें जितनी भी खड़ी हैं हमारी, तो इन सबको क्या कहते हैं? समुद्री भृगु। तो आई होप आपको इमेज से समझने में आसानी होगी। तो आप देखते हैं थ्योरी, इनकी थ्योरी से और क्लियर हो जाएगा आपको। तो समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। सबसे पहले समुद्री गुफा देखते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। आगे अब है हमारा तटीय मेहराब।
समुद्री गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल क्षति बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये ऐसे आकृति का हो जाता है, ये हमारी शैल है कोई, तो ये अब लहरों से टकराते टकराते ये छत के समान हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तटीय मेहराब। अब स्टेक लगातार अपरदन इस छत को भी तोड़ देता है, तो केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसी आकृतियों को स्टेक कहा जाता है। तो ये जो छत थी ये तोड़ दी गई, बस ये वाली दीवार सी बच गई, तो इसे क्या कहते हैं, स्टेक। आगे समुद्री मृग। आप देख सकते हैं कि आप खुद फील कर सकते हैं कि हमारा कंटेंट कितना बढ़िया है, और कम समय में अधिक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और वो भी एक क्वालिटी का। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी पेपर निकलने में उन्हें आसानी लगे। तो आगे देखते हैं समुद्री भ्रग, जो कि मैंने समझाया था कि जो कि हमारे समुद्र में जो शैलें खड़ी रहती हैं ऊंची नीची सी, तो उन्हें क्या कहता है, समुद्री भ्रग। तो समुद्री जल के ऊपर लगभग उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। अब है हमारा समुद्री पुलिन। समुद्री तरंगें किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। मतलब जो अवसाद शैलों से काट काट कर जो काटती हैं तरंगें, उन सबको तट पर जमा कर देती हैं, किनारे पर। तो तब क्या होता है, समुद्री पुलिन का निर्माण। अब देखते हैं हम हिमनद के कार्य। हिमनद तथा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से मिट्टी तथा पत्थरों को अपरदित कर देती हैं, और हिमनद गहरे गतों का निर्माण करते हैं। तो हिमनद क्या होता है, जो कि बर्फ की नदियाँ होती हैं या फिर बर्फ से ढकी होती हैं, तो हिमानी बर्फ होती हैं जो कि समय के साथ साथ चट्टानों की मिट्टियाँ व कठोर पत्थरों को अपरदित करती रहती हैं, और जिसके कारण गहरे ग्रतों का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, इसी में वर्ड है हिमनद हिमोड। तो देखते हैं क्या होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत या तलछट मिट्टी निक्षेपित होती हैं। यह निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करता है। तो हिमोड कैसे बनता है, जब हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे मोटे शैल, रेत, तलछट, मिट्टी किसी स्थान पर छोड़ दी जाती हैं, तो हिमनद हिमोड का निर्माण होता है। अब देखते हैं पवन के कार्य। तो सबसे पहला है हमारा छत्रक सेल। तो रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक होता है। तो रेगिस्तान में अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण कौन सा है फ्रेंड, तो वो है पवन। तो छत्रक शैल देखते हैं, इन्हें अभी इमेज की सहायता से भी समझेंगे। मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर शैल के ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप में मिलती है, तो उस पर पवन का अपघर्षण के प्रभाव से विचित्र प्रकार की स्थल रूप का निर्माण होता है, किसकी जिसकी आकृति छतरी नुमा होती है। तो इमेज की सहायता से समझाते हैं हम आपको। देखिए ये है हमारा छत्रक शैल। जब रेगिस्तानी इलाकों में कोई शैल नीचे से तो कमज़ोर होती है, परंतु ऊपर से वो मजबूत होती है, तो जैसे जैसे पवन चलती रहती है, तो पवन के साथ साथ वो जो कमज़ोर हिस्सा होता है उसे अपने साथ ले जाती है। तो जब और जो मजबूत हिस्सा होता है वो ऊपर ही रह जाता है, तो फिर एक ये छतरी नुमा आकृति बन जाती है। आप देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं, ये रहा छतरी नुमा, बिल्कुल छतरी सी दिख रही है। तो यहाँ से ये हिस्सा इसका कमज़ोर था, यहाँ से। तो पवन जब चलती है तो इन्हें उड़ाकर ले जाते हैं, बाकी जो मजबूत हिस्सा होता है वो ऊपर ही रह जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं छत्रक शैल।
आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब बालू टिब्बा। मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर शैल के ये हमारा गलत पेज आ चुका है, आ गया है। तो बालू टिब्बा क्या होता है? जब रेगिस्तान में पवन एक स्थान से रेत उठाकर दूसरे स्थान पर अपने पटक देती है, तो वहाँ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले से लग जाते हैं। आपने देखा होगा रेगिस्तान में रेत के ऊंचे नीचे टीले से दिखते होंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बालू टिब्बा कहते हैं। तो आप इन सबको याद रखिएगा, और जो मैंने अभी इसकी डेफिनेशन दी है आप उसे लिख लीजिएगा, ताकि और इन वीडियोस के साथ साथ आप पेन कॉपी ज़रूर लेके बैठिए, ताकि जिससे आप साथ के साथ अपने नोट्स बना सकें और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें लिख सकें, जो कि आपके रिवीजन में हेल्प करेंगी सीटेट में। अब इसमें एक और वर्ड है लोआस, देखते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है, और जब यह बालू का विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो लोआस कहते हैं। लोआस चीन में विशाल लोआस निक्षेप पाए जाते हैं। तो बालू टिब्बा तो होता है जब रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत को छोड़ देती है, पर रेत में कुछ महीन कण होते हैं जो कि जहाँ के जो कि बहुत दूर दूर तक वायु के साथ चले जाते हैं। तो ऐसे विशेष क्षेत्र को क्या कहते हैं? लोआस कहते हैं। और सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये चीन में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 3। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ अगर कोई भी फीडबैक है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि आपको वीडियो क्या कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में हम चैप्टर 4 के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।